हम बात करें सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस की, तो ये थर्ड चैप्टर बनता है जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। मतलब कि आप पर आपके आनुवंशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम समझेंगे। एक इंडिविजुअल पर कैसे अफेक्ट करता है, इसके अंदर कौन से लॉज हैं, क्या चीजें हैं, बहुत सारे कुछ पॉइंट्स करने वाले हैं। तो हम समझेंगे हेरिडिटी क्या है, एनवायरमेंट क्या है, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, नेचर और नर्चर की डिबेट क्या है, लॉज क्या है हेरिडिटी के जिनको ग्रेगर मेंडल ने दिया था, एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है, एक टीचर को किस तरह से पता होना चाहिए हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के बारे में, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप इसको एग्जाम में अच्छे से डील कर पाएं और एक इंटरेस्टिंग वे में समझ भी पाएं। स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी मतलब कि आनुवंशिकता, जो आपको ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको अपने जीन्स से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, अपने फोर फादर्स से मिलते हैं, मतलब जो ऑफस्प्रिंग से न्यू जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जीन्स के क्रोमोसोम्स के थ्रू जाते हैं आगे, उनको हम आनुवंशिकता कहते हैं। अगर हम बात करें, जो आनुवंशिकता है, हेरिडिटी है, एक बेस क्रिएट कर देती है, एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी, जो उसका व्यक्तित्व है आगे कैसा बनेगा, उसके लिए एक ढांचा तैयार कर देती है हेरिडिटी। अगर शुरुआत बेसिकली आपकी हेरिडिटी से ही है, ये आप समझ सकते हैं। कॉन्सेप्शन के टाइम पर बेसिकली जो यूनियन है मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स का, मेल को हम कहते हैं स्पर्म सेल्स और फीमेल सेल्स को हम कहते हैं ओवा या एग सेल्स। तो स्पर्म और ओवा का जो बेसिकली यूनियन है, उससे मिलकर के एक फर्टिलाइज्ड ओवम क्रिएट होता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, और इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में जो आपकी हेरिडिटी है वो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, ये भी ध्यान में रखें। जो मेल है उनमें 23 होंगे जो क्रोमोसोम होंगे, फीमेल में भी 23 होंगे, और दोनों मिलकर के 46 का एक पूरा क्रिएट करते हैं। टोटल 46 होते हैं, 23 पेयर एंड 23 पेयर। अगर हम बात करें, जो 22 पेयर होते हैं दोनों में सेम होंगे, मेल और फीमेल में, लेकिन जो 23वां पेयर है, 23rd पेयर है, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जिसके बेसिस पर बच्चे का सेक्स जो है डिटरमिन होता है कि बच्चा गर्ल होगा या फिर बॉय होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर जो नेक्स्ट कुछ चीजें हैं तो वो ये है कि जो कुछ क्वालिटीज हैं जो बच्चा इनहेरिट करता है, मतलब विरासत में मिलती हैं उसको अपने पेरेंट्स से, उनको हम आनुवंशिकता कहते हैं। जैसा कि आपका दिखना हो सकता है, आपकी आईज का कलर हो सकता है, आपके बालों का रंग हो सकता है, आपकी फिजिक हो सकती है, या आपके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, सोचने का पैटर्न हो सकता है, इवन इमोशनली आप कैसे हैं वो भी प्रभावित करेगा हेरिडिटी से। तो ये सब चीजें क्या है, हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता से आती हैं, एक बेस है। और हेरिडिटी हमेशा ध्यान में रखें, हेरिडिटी एक लिमिट सेट कर देती है, मतलब कि ये बता देती है कि आप इतने यहीं तक पहुंच पाएंगे, हाउ फार वी कैन गो। तो इसको ध्यान में रखें। एनवायरमेंट अच्छा मिलना जरूरी है, सिर्फ हेरिडिटी ही काम नहीं कर पाएगी, तो ये ध्यान में रखें। आगे बढ़ेंगे, एनवायरमेंट को थोड़ा समझेंगे। एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा कि पर्यावरण वो है जो आपको चारों तरफ से घेरे रखता है, लेकिन वो होता है फिजिकल एनवायरमेंट। अगर हम बात करें, एनवायरमेंट वो सब कुछ है जो जीन्स नहीं है, जो हेरिडिटी नहीं है, वो सब एनवायरमेंट है। चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो मेंटल, फिजिकल, सोशल, मॉरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कुछ भी हो, बेसिकली जो आपके जीन्स से हटके है वो एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट या पर्यावरण जहां पर आप नर्चर होते हैं, जहां पर आप एक तरह से पनपते हैं। तो अगर हम बात करें एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट का अपना एक रोल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको कितने भी अच्छे हेरिडेटरी फैक्टर्स मिल जाएं, कितनी भी अच्छी फिजिक मिल जाए, कितने भी अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएं, अगर आपको एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिला, नरिशमेंट अच्छा नहीं मिला, तो आपकी वो सारी चीजें खराब हो सकती हैं, बर्बाद हो सकती हैं। आप जहां तक पहुंच सकते थे, आपका डेवलपमेंट जैसा हो सकता था वैसा नहीं होगा। तो एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग, सभी एस्पेक्ट, फिजिकल, पॉलिटिकल, जितने भी हों। अगर हम बात करें तो टीचर्स को ट्राई करना चाहिए कि बच्चों को बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड करें, क्योंकि जो स्कूल है वो बहुत ही एमिनेंट प्लेस माना जाता है एक बच्चे के व्यक्तित्व के डेवलपमेंट में, उसके मानसिक विकास में, हर तरह के विकास में स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। तो टीचर्स को चाहिए कि वो इस चीज को समझें और अच्छा एनवायरनमेंट दें, बच्चे को मोटिवेट करें, फ्लरिश होने के लिए मौका दें उसको, और समझाएं या देखें उसको कि वो एडजस्ट भी कर पाए सोसाइटी में। आगे है, दो प्रकार के ट्विंस होते हैं। ट्विंस मतलब कि जुड़वा। तो एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस, बहुत क्वेश्चन आ रहा है आजकल। दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल को हम कहते हैं बेसिकली मोनोजाइगोटिक ट्विंस, और फ्रेटर्नल को कहते हैं डायजाइगोटिक। अब मोनो से आप समझ गए होंगे जो सिंगल सेल से फर्टिलाइज हो, और फ्रेटर्नल मतलब दो अलग अलग सेल। तो अगर हम बात करें आइडेंटिकल ट्विंस की, तो आइडेंटिकल क्या होता है, बिल्कुल सेम हो जो दो चीजें, उनको हम आइडेंटिकल कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस डिवेलप फ्रॉम वन ओवम, एक ओवम से डिवेलप होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, बिल्कुल ठीक है।
ये जो बच्चे होंगे दोनों जुड़वा बिल्कुल सेम होंगे दिखने में, सेम सेक्स के होंगे, लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं वो दिखने में अलग हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, मतलब उनका सेक्स डिफरेंट हो सकता है, एक बच्चा बॉय हो सकता है, दूसरा बच्चा गर्ल हो सकती है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिकल में हमेशा सेम होंगे, दिखेंगे भी सेम। और इनका जो है बेसिकली जो इंटेलिजेंस या कहें तो हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होते हैं, बिल्कुल जीन्स एकदम सेम लगभग शेयर करते हैं ये एक हद तक। अगर हम बात करें फ्रेटर्नल की तो यहां पर काफी डिफरेंस है दोनों में, जो इनका मेंटल लेवल है उसमें काफी डिफरेंस हो सकता है, दिखने में अलग हो सकते हैं और अलग अलग सेक्स के हो सकते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग सेपरेट ओवा से फर्टिलाइज्ड होते हैं। अगर हम बात करें तो हेरिडिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक व्यक्ति की लाइफ में, जिस बेसिस पर वो आगे बढ़ता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रखें, जैसे आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल का डिफरेंस। आगे बढ़ेंगे, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट को आपने सुना होगा। नेचर मतलब कि आप समझते होंगे, प्रकृति को हम नेचर कहते हैं साधारण शब्दों में। प्रकृति मतलब जिसको आप जो है जैसा है वैसा है, मतलब कि आपकी हेरिडिटी, आपकी आनुवंशिकता आपको नेचर से मिली है। नर्चर क्या है? आप कहते हैं कि हम एक पौधे को नर्चर कर रहे हैं, मतलब कि आप पर्यावरण से काम कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट को हम नर्चर कहते हैं और नेचर को हम हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता कहते हैं। इन दोनों का एक तरह से गुणनफल है, आप योग नहीं है, गुणनफल है। अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपका जो डेवलपमेंट है डी बराबर H इंटू ई, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इससे आपका पूरा जो चैप्टर है ये एक लाइन में समाहित हो जाता है कि भाई जो डेवलपमेंट है, विकास किसके बराबर है? आपकी आनुवंशिकता और किसके गुणनफल? एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण के। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन है किसकी? अपनी आनुवंशिकता और अपने पर्यावरण की। इसके अलावा तो कहीं से कुछ हुआ नहीं है, तो ये आप ध्यान में रखें। ये जो इक्वेशन है ये वुडवर्थ ने दी थी, उन्होंने कहा दोनों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि ये जो डिबेट है, बहस है, इस पे अलग अलग लोगों का अलग विचार है। कुछ लोग कहते हैं हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बहुत सारी रिसर्च होने के बाद दोनों को ही, किसी भी एक को आप टोटल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर हेरिडिटी नहीं होगी तो बेस नहीं होगा, एक लिमिट नहीं सेट हो पाएगी, और अगर एनवायरमेंट नहीं होगा तो वैसे भी खराब। फिर अब कुछ चीजों को समझ लेते हैं, सिग्निफिकेंस मतलब की इंपॉर्टेंस क्या है दोनों की। हेरिडिटी क्या है? टोटलिटी है बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड फैक्टर्स की, जो जैविक रूप से आपको तत्व मिले हैं। अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट क्या चीज है? जो आपको स्टिमुलेट करता है, आपकी टोटल कंडीशंस आसपास की, आपके बिहेवियर को, आपके बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप कैसे बनेंगे इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपको पर्यावरण कैसा मिला है। अगर आपको जीन्स में बहुत अच्छी म्यूजिकल इंटेलिजेंस मिल गई, या फिर हो सकता है आप किसी एक क्रिकेटर के बच्चे हो, लेकिन आपको एनवायरमेंट नहीं मिला, तो वो हेरिडिटी किसी काम की नहीं है। फिर आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आप पहुंच सकते थे। तो ये थी एक इंपॉर्टेंस, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। यही बात है वुडवर्थ ने कहा है दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो एक रिजल्ट है इंडिविजुअल का, या इंडिविजुअल खुद भी मल्टीप्लिकेशन है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। आगे बढ़ते हैं, लॉज को समझते हैं। ग्रेगर मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल ने 1866 में दो लॉज दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि आनुवंशिकता हेरिडिटी के लॉज हैं, जिस बेसिस पर आप कैरेक्टरिस्टिक्स को गेन करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस क्या है, इसको देखते हैं। भाई सेग्रीगेशन से आप समझ सकते हैं पृथकीकरण, और डोमिनेंस मतलब कि एक ऐसा जीन या एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर जो मैनिफेस्ट हो चुका हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं हो, आपने एक्वायर कर लिया, लेकिन वो क्या है, एकदम डोमिनेंट नहीं है। हो सकता है आपके अंदर वो ना दिखा हो, लेकिन आपकी आगे आने वाली जनरेशन में वो एकदम से डोमिनेंट हो जाए, फ्यूचर जनरेशन में दिखने लग जाए। मतलब कि हो सकता है आपके दादाजी को कोई परेशानी रही हो, बीमारी रही हो, वो आप में, आपके फादर में ना आई हो, लेकिन आप में आ जाए। तो ये क्या है, एक जनरेशन में बिल्कुल शांत था वो जीन, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट बन गया। तो जो जीन है वो मरता नहीं है, हो सकता है शांत रहे, डोरमेंट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब कि ये लॉ कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन जेनेटिक ट्रेट डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर ट्रेट्स। मतलब एक जेनेटिक ट्रेट का अगर आपको इन्फ्लुएंस पड़ गया, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है बाकी के ट्रेट्स में जो है इन्फ्लुएंस्ड होंगे। मतलब मान लीजिए अगर आपके घर में सब लंबे हैं, एक ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी हाइट बिल्कुल ही सेम होगी, या फिर सबका कलर बिल्कुल सेम होगा। या जो व्हाइट फैमिली होती है, अगर हम अमेरिकन की बात करें या बाहर की बात करें, तो जरूरी नहीं है वो सब दिखने में व्हाइट है, लेकिन हो सकता है उनकी हाइट में डिफरेंस हो, दिखने में डिफरेंस हो। तो ये आप ध्यान में रखिए, ये चीजें हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। एजुकेशनल इंप्लीकेशन को फटाफट से समझेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। एजुकेशनल इंप्लीकेशन बेसिकली ये है कि एक टीचर को दोनों फैक्टर्स के बारे में पता हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस बेसिस पर बनते हैं, तो आपकी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की वजह से आप में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर सब कुछ सेम ही होगा, एनवायरमेंट सेम होगा, हेरिडिटी सेम होगी, तो फिर तो हम सब रोबोट्स ही लगेंगे, सब एक जैसे बन जाएंगे। तो इसको भी आप ध्यान में रखें। और ये जरूरी है टीचर के लिए एक बच्चे को कॉन्जेनियल
एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे, बेहतर से बेहतर एनवायरनमेंट दिया जाए, सबको एक तरह से इक्वली ट्रीट करे और मोटिवेट करे एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट होने में भी, ताकि बच्चे बेहतर कर पाए अपनी योग्यताओं के हिसाब से। ऐसी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए। अगर हम बात करें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो यहां पर अब आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहां पर चेक होगी कि आपने कितना किया है। आप खुद इसको देख पाएंगे कितना आप समझ पाए इस सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन इज 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर द सेम इन मेल एंड फीमेल, दे आर नोन एज। मतलब 22 जो पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के वो सेम होते हैं मेल में भी और फीमेल में भी, उनको क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है? ऑटोसोम है, XX क्रोमोसोम्स है, YY क्रोमोसोम्स है या आइडेंटिकल जीन्स हैं। तो यहां पर इनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, जो 23 पेयर हैं उनमें से 22 बिल्कुल सेम होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, जो 23वां है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से एक बच्चे का सेक्स निर्धारित होता है कि उसका लिंग क्या होगा। तो ए ऑप्शन यहां पर सही है, ऑटोसोम्स कहेंगे 22 पेयर को, 23वें को सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? डेवलपमेंट किसका गुणनफल है? हेरिडिटी का सिर्फ, एनवायरमेंट का सिर्फ, या हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का? तो बिल्कुल हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है, ये कहा है वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमंस हैव डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब यहां पर कई लोग बहुत आसान क्वेश्चन में गलती करते हैं कि ह्यूमंस में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 55, 46, 60 या 23? खुद सोचें, यहां पर पेयर की बात हो रही है, टोटलिटी में नहीं पूछ रहे। टोटलिटी में मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था 46 होते हैं, लेकिन पेयर की बात करें तो 23 पेयर होते हैं। अगर हम बात करें, अ न्यू बॉर्न बेबी विल बी अ गर्ल इफ इट हैज, मतलब एक नया बच्चा जो नवजात शिशु होगा वो एक गर्ल होगी, मतलब एक बालिका होगी। ये किस बात पर निर्धारित करेगा? उसके कौन से क्रोमोसोम होने चाहिए? XY क्रोमोसोम होंगे उसमें तब एक गर्ल होगी, XX होंगे तब, YY होंगे तब, या कैन बी डिसाइडेड। बिल्कुल एक गर्ल में जो पाए जाएंगे क्रोमोसोम वो XX होंगे और एक जो मेल चाइल्ड में होंगे वो XY होंगे। और इसका निर्धारण एक मेल की वजह से होता है, क्योंकि जो फीमेल है उनमें हमेशा सेम ही पाए जाते हैं XX क्रोमोसोम ही। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो मेल की वजह से होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रेट्स ऑफ वन जीन दैट आर नॉन इफेक्टिव इन वन जनरेशन मे अपीयर इन द नेक्स्ट, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? मतलब कि एक ऐसे कुछ ट्रेट्स, ऐसे कुछ फैक्टर्स एक जीन के अंदर जो इफेक्टिव नहीं है किसी एक जनरेशन में, लेकिन अगली वाली जनरेशन में डोमिनेंट हो सकते हैं, इसको कौन सा प्रिंसिपल कहेंगे? हेरिडिटी का। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस, ट्रांसफरेबिलिटी या जीन ट्रांसफॉर्मेशन? तो इसको बिल्कुल सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस कहेंगे। मतलब एक में पृथक हो गया हो, सेग्रीगेट हो गया हो एक जनरेशन में, लेकिन अगली में डोमिनेंट हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखें। ये थे कुछ 5